दिल्ली के बाहरी इलाके में बसा शांति विहार नाम के विपरीत अब बिल्कुल भी शांत नहीं था। सर्दियों की रातों में जब कोहरा सड़कों पर चादर की तरह बिछ जाता, तब घरों के अंदर लोग अपनी रजाई में दुबक कर बस एक ही प्रार्थना करते थे, आज रात हमारी खिड़की की बारी न हो। यह सिलसिला पिछले 1 महीने से चल रहा था। शुरुआत शर्मा जी से हुई थी। 65 वर्षीय शर्मा जी जो रात को अक्सर पानी पीने उठते थे, उन्होंने पहली बार उसे देखा था। उनका दावा था कि दूसरी मंजिल की उनकी बेडरूम की खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, कोई ऐसा जो इंसान नहीं हो सकता था। सोसाइटी की मीटिंग में शर्मा जी के हाथ कांप रहे थे। रोहन बेटा, मैं पागल नहीं हूं। शर्मा जी ने पसीना पोंछते हुए कहा, बेटा वो कम से कम 7 फीट लंबा था। उसकी चमड़ी एकदम सफेद थी, जैसे राख हो, और उसकी आंखें, वहां आंखें थी ही नहीं, बस 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनमें आग के अंगारों जैसी लाल छोटी छोटी आंखें थी जो मुझे घूर रहे थे। रोहन ने गहरी सांस ली। रोहन सोसाइटी का सेक्रेटरी और पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। शर्मा जी, आपकी खिड़की दूसरी मंजिल पर है। अरे कोई वहां हवा में कैसे लटक सकता है? और अगर कोई था भी तो सीसीटीवी में क्यों नहीं दिखा? अरे यही तो बात है, मैंने तुम्हें फुटेज दी थी ना, उसमें कुछ नहीं था, लेकिन मैंने देखा है उसे। वो मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कान जो कानों तक चिरी हुई थी और बहुत ज्यादा डरावनी थी। रोहन की पत्नी अंजलि जो पास ही खड़ी थी, डर से सिहर उठी। रोहन, शर्मा जी अकेले नहीं हैं। कल रात वर्मा आंटी ने भी यही कहा। उन्होंने भी उसे अपनी किचन की खिड़की पर देखा, रात के ठीक 2:45 पर। रोहन ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, अंजलि, तुम भी इन अफवाहों पर विश्वास कर रही हो? ये कोई प्रैंक है। किसी ने ड्रोन या प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया होगा। मैं आज रात खुद निगरानी करूंगा। रोहन एक तर्कसंगत इंसान था। वो भूतों पर नहीं, डेटा पर विश्वास करता था। वो तय किया कि वो इस विंडो लर्कर का पर्दाफाश करके रहेगा। उसने सोसाइटी के चारों तरफ 4K रेजोल्यूशन वाले नाइट विजन कैमरे लगा दिए। मोशन सेंसर्स को इतना संवेदनशील कर दिया गया कि अगर कोई बिल्ली भी दीवार फांदे तो रोहन के फोन पर अलार्म बज जाए। उस रात 2 बजे रोहन अपने लिविंग रूम में कई मॉनिटर्स के सामने बैठा था। ब्लैक कॉफी का तीसरा मग खत्म हो चुका था। रोहन प्लीज सो जाओ, अंजलि ने बेडरूम के दरवाजे से कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने पूरे घर के पर्दे इतनी सख्ती से खींच रखे थे कि बाहर की एक किरण भी अंदर ना आ सके। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। बस थोड़ा और अंजलि, मुझे देखना है कि यह कौन सा बेवकूफ है जो लोगों को डरा रहा है। रोहन ने स्क्रीन से नजरें हटाए बिना कहा। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ी। 2:30, 2:40 और फिर ठीक 2:45 पर रोहन के लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। रोहन तुरंत सीधा बैठ गया। उसने कैमरा 4 की फीड को फुल स्क्रीन किया। गुप्ता जी का घर उनके ठीक सामने था। फीड में नाइट विजन का हरा रंग दिख रहा था। हवा से पेड़ के पत्ते हिल रहे थे, लेकिन बालकनी खाली थी। तभी रोहन के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर गुप्ता जी का नाम चमक रहा था। हेलो। रोहन ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से गुप्ता जी की कांपती हुई फुसफुसाती आवाज आई। रोहन, वो यहाँ है, मेरी बालकनी के कांच वाले दरवाजे के ठीक बाहर। वो मुझे देख रहा है। रोहन की धड़कनें तेज हो गई। उसने स्क्रीन पर देखा। गुप्ता जी, आप क्या कह रहे हैं? कैमरा 4 की फीड मेरे सामने है। आपकी बालकनी में कोई नहीं है। वो यही है रोहन, वो अपना सिर कांच पर मार रहा है। गुप्ता जी अचानक चिल्लाए, भगवान के लिए कुछ करो। रोहन ने तुरंत अपनी जैकेट पहनी और एक टॉर्च लेकर बाहर भागा। अंजलि ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल चुका था। सड़क पर भयानक सन्नाटा था। कोहरे के कारण
गुप्ता जी की बालकनी साफ नहीं दिख रही थी। रोहन ने अपनी टॉर्च की रोशनी ऊपर फेंकी। बालकनी खाली थी, लेकिन कांच के दरवाजे पर बाहर की तरफ से किसी के हाथों के निशान छपे थे, बहुत लंबे, अजीबोगरीब उंगलियों के निशान। अगले दिन शांति विहार में मातम जैसा माहौल था। गुप्ता जी को सुबह हार्ट अटैक आ गया था और वे अस्पताल में भर्ती थे। रोहन अपने घर के कंप्यूटर पर कल रात की फुटेज बार बार रिवाइंड कर रहा था। कैमरे में कुछ भी नहीं था। मोशन सेंसर ने हवा से हिलते पत्तों को डिटेक्ट किया था, किसी इंसान को नहीं। लेकिन कांच पर वो निशान, वो तो झूठ नहीं थे। हम ये घर छोड़ रहे हैं। मैं एक और रात इस मनहूस जगह पर नहीं रहूंगी। हम कहीं नहीं जा रहे अंजलि। ये जो कोई भी है या जो कुछ भी है, ये कैमरों को धोखा दे सकता है, लेकिन ये मुझे धोखा नहीं दे सकता। आज रात मैं इसका इंतजार करूंगा। तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। वो इंसान नहीं है रोहन। मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन मैं आज रात अपने घर के सारे पर्दे खुले रखूंगा। रात के 12 बज चुके थे। अंजलि बेडरूम में दरवाजा अंदर से बंद करके सो रही थी। रोहन लिविंग रूम के बीचों बीच बैठा था। घर के सारे पर्दे हटा दिए गए थे। कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां बाहर के घने कोहरे और अंधेरे को सीधे घर के अंदर आमंत्रित कर रही थी। रोहन के हाथ में एक भारी लोहे का रॉड था और उसकी नजरें सामने वाली खिड़की पर गड़ी थी। सुबह के 2:35। कमरे का तापमान अचानक से गिर गया। रोहन को अपने मुंह से भाप निकलती हुई दिखने लगी। हीटर ऑन होने के बावजूद हवा में बर्फ जैसी ठंडक थी। 2:40। तभी एक अजीब सी गंध कमरे में फैल गई। रोहन को उल्टी जैसा महसूस होने लगा। 2:44। सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, टक टक टक। यह आवाज सामने वाली खिड़की से बिल्कुल नहीं थी। यह आवाज पीछे से आ रही थी, बेडरूम की खिड़की से, जहां अंजलि थी। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लोहे का रॉड लिए बेडरूम की तरफ दौड़ा। उसने जोर से दरवाजा पीटा। अंजलि, अंजलि दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं आया। रोहन ने पीछे हटकर अपने कंधे से दरवाजे पर जोरदार धक्का मारा। पुरानी लकड़ी का दरवाजा चरमरा कर खुल गया। बेडरूम के अंदर का नजारा देखकर रोहन की सांसें गले में अटक गई। अंजलि बिस्तर पर बेसुध होकर सो रही थी और खिड़की के बाहर वो था। वो ठीक वैसा ही था जैसा शर्मा जी ने बताया था। उसकी लंबाई पूरी खिड़की को घेर रही थी। उसकी त्वचा गीली राख जैसी और चिपचिपी लग रही थी। आंखें नहीं थी, बस 2 काले गड्ढे थे जिनमें आग के अंगारों जैसी लाल छोटी छोटी आंखें थी जो सीधे रोहन को घूर रहे थे। और उसकी मुस्कान इंसानी बनावट के खिलाफ थी। वो मुस्कुरा नहीं रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके चेहरे को दोनों तरफ से खींचकर फाड़ दिया हो। रोहन चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। उसका शरीर लकवाग्रस्त सा हो गया था। प्राणी ने अपना लंबा हड्डी जैसा हाथ उठाया। उसकी उंगलियों पर मांस नहीं था। उसने अपनी एक उंगली खिड़की के कांच पर रखी। टक टक टक। रोहन ने अपना फोन निकाला, कैमरा खोला और उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन फोन की स्क्रीन पर खिड़की के बाहर सिर्फ कोहरा और अंधेरा दिख रहा था। प्राणी कैमरे के लेंस में वजूद ही नहीं रखता था। अचानक प्राणी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अपनी उंगली से कांच पर कुछ खरोंचना शुरू किया। वो खरोंच की आवाज इतनी तीखी थी कि रोहन के कान के पर्दे फटने लगे। प्राणी ने कांच पर जो लिखा वो बाहर से नहीं, अंदर की तरफ से लिखा गया था, जैसे वो कांच के आर पार हो चुका था। कांच पर लिखा था, तुम मुझे देख सकते हो। रोहन ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और रॉड को कसकर पकड़ा। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें?
प्राणी ने अपना सिर अजीब से कोण पर टेढ़ा किया। एक कड़कड़ाती हुई आवाज जो बाहर से नहीं बल्कि सीधे रोहन के दिमाग के अंदर गूंजी। मैं वो हूं जिसे कैमरे नहीं देख सकते, क्योंकि मैं प्रकाश से नहीं डर से बनता हूं। प्राणी ने धीरे से अपना हाथ कांच के आर पार किया, जैसे कांच कोई तरल पदार्थ हो। उसका बर्फीला हाथ अंजलि की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। नहीं! रोहन चीखा और उसने पूरी ताकत से लोहे का रॉड खिड़की पर दे मारा। कांच के टुकड़े हुए। ठंडी हवा का झोंका कमरे में भर गया। अंजलि चीखते हुए उठ बैठी। रोहन हांफता हुआ खिड़की के पास खड़ा था। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। बाहर सिर्फ अंधेरा था। वो प्राणी गायब हो चुका था। पुलिस आई। उन्होंने रिपोर्ट में अज्ञात हमलावर द्वारा तोड़फोड़ लिखा। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ ये दिखा कि रोहन पागलों की तरह खाली खिड़की पर रॉड मार रहा है। अंजलि अगले ही दिन अपनी मां के घर चली गई। उसने रोहन से भी चलने को कहा, लेकिन रोहन ने मना कर दिया। अब रोहन उस घर में अकेला है। उसने सारे कैमरे बेच दिए हैं। उसे समझ में आ गया था कि लेंस वो नहीं देख सकते जो दिमाग देख सकता है। रात के 2:45 बज चुके हैं। रोहन अपने लिविंग रूम में सोफे पर बैठा है। खिड़कियों पर लकड़ी के मोटे तख्ते ठोक दिए गए हैं। बाहर से कोई अंदर नहीं झांक सकता। रोहन ने चैन की सांस ली और सामने बंद पड़े टीवी की काली स्क्रीन की तरफ देखा। तभी उसकी धड़कन रुक गई। बंद टीवी की स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में ठीक रोहन के सोफे के पीछे वो खड़ा है। और इस बार वो खिड़की के बाहर नहीं है, पर जैसे ही रोहन ने उसके पीछे मुड़कर देखा तो वो वहां था ही नहीं। न जाने वो प्राणी सच में था भी या वो बस सभी के दिमाग का महज एक भ्रम मात्र था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।